Hello everyone, my name is Surabhi Singh and I am representing the topic smoke and fly ash. लास्ट वीडियो में मैंने एयर पोल्यूशन के बारे में बात की थी और ये आपका एयर पोल्यूशन का ही आगे का एक्सटेंडेड फॉर्म है स्मोक एंड फ्लाई ऐश। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे पिछले साल क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मैं इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, लिटरली पर डे का टारगेट सेट कीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम एक्सटेंड करेगा, बट जहां आपका ये वैक्सीन आई या जहां भी थोड़ी सी सिचुएशन नॉर्मल हुई तो आप देखिएगा वापस से एग्ज़ाम प्रॉपर 1 या 2 महीने के डिले के बाद प्रॉपर एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज होगा। तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट अपनी मेहनत करते रहिए। आज हम बात करते हैं स्मोक के बारे में। बहुत ही कॉमन वर्ड है, सुनने को मिलता है दिवाली के बाद। अगर आप जो दिल्ली में देखते हैं जो पटाखे फोड़े गए रहते हैं, तो जो दिवाली का नेक्स्ट डे होता है दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉल्यूटेंट के नाम पर स्मोक बहुत फेमस होता है कि इतना विजिबिलिटी वहाँ पर 1 मीटर की दूरी पर भी विजिबिलिटी नहीं दिखती है, इतनी ज़्यादा धुंध छा जाती है। एक्चुअली वो फॉग नहीं होता है जो विंटर्स का फॉग हम इमेजिन करते हैं, वो फॉग नहीं होता है। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया होता है, उसकी वजह से जो एक स्मोक सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। तो अगर हम स्मोक की बात करते हैं तो स्मोक इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। फॉग इज़ सिंपल फॉग, उसके साथ हम स्मोक को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा स्मोक बन जाता है। अगर आप लंदन स्मोक के बारे में जानते होंगे तो वहाँ पर सबसे पहले लंदन में देखा गया था कि मतलब 10 मीटर की दूरी तक कोई इंसान एक दूसरे को देख नहीं पा रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ जा रहा है, लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। तो उस टाइम में फर्स्ट टाइम हमें स्मोक देखने को मिला था। अगर हम स्मोक की बात करते हैं तो एक स्मोक तो सिंपल स्मोक हो जाता है जो आप नॉर्मली देखते हैं कि कंबशन से होता है, जैसे कोयला वगैरह जला रहे हैं या उसकी वजह से जो एक स्मोक जनरेट होता है। उसके अलावा एक आता है फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। सो फोटोकेमिकल स्मोक इज टर्म यूज टू डिस्क्राइब एयर पॉल्यूशन that is a result of interaction of sunlight with certain chemical in the atmosphere। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सनलाइट की प्रेजेंस, पहली बात तो इम्पॉर्टेंट है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो आपके वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? लाइक आपकी जो मूविंग व्हीकल है, जो व्हीकल मूव कर रही है, यानी आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी आपकी ये गाड़ियाँ मूव करती हैं, तो ये क्या करती हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये गैस अपने कंबशन में प्रोड्यूस करती हैं। अगर हम पहले की बात करें तो जो भी डीजल या पेट्रोल यूज़ होता था उसमें क्या होता था कि कंबशन में उसमें जो पॉल्यूटेंट होता था वो बहुत ज़्यादा निकलता था। अभी मैं आपको BS4 BS6 ये सारे स्टेजेस में भी बताऊंगी कि अब जो भी हम पेट्रोल या डीजल यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी प्योरीफाई फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं कि उसकी वजह से जो हमारा पॉल्यूशन है वो कम हो। अगर आपको याद हो तो BS3 BS4 की सारी गाड़ियों को अब धीरे धीरे करके बंद किया जा रहा है। क्यों बंद किया जा रहा है? क्योंकि उसकी वजह से पॉल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो जो आपकी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो कंपाउंड की वजह से जो भी आपके मटेरियल निकलते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन के जो भी ऑक्साइड हैं, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ से निकलते हैं? इंडस्ट्री से निकलते हैं। जो भी आपकी इंडस्ट्री होती है लाइक पावर प्लांट, थर्मल प्लांट, तो यहाँ से जो आपके वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जो थर्मल पावर प्लांट होता है वहाँ से आपके जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिल रहे हैं, ये दोनों सनलाइट की प्रेजेंट में, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंट में जब ये इंटरेक्ट करते हैं तो आपकी ओजोन लेयर फॉर्म होती है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बोथ रिएक्ट टू फॉर्म ग्राउंड लेवल ओजोन जो कि हजार्डियस होती है और ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है और यही इसकी वजह से ही आपका स्मोक होता है। तो जैसे आप नॉर्मल देखते हैं जो स्मोक होता है वो आपका बेसिकली कलरलेस होता है या थोड़ी विजिबिलिटी आपको उस पर कम दिखेगी, लेकिन अगर हम जो फोटोकेमिकल स्मोक की बात करते हैं तो वो आपका ब्राउन हेजी यानी थोड़ा येलोइश ब्राउन कलर में आता है। ये कॉन्सेप्ट जरूर आप याद रखिएगा। इस कॉन्सेप्ट से यूपीएससी जरूर क्वेश्चन पूछेगा कि आपके जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और जो थर्मल पावर प्लांट के थ्रू नाइट्रोजन ऑक्साइड जनरेट हुआ रहता है वो दोनों आपका सनलाइट की प्रेजेंट में ओजोन को फॉर्म करता है। तो इसकी वजह से आपका फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं? एक तो आपका पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाता है, आपकी विजिबिलिटी कम होती है। जैसे आप देखते हैं कि अगर
बात करते हैं कि अगर हम नॉर्मल जो हाईवे वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको विजिबिलिटी कम से कम देखने को मिलती है। रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, ओजोन जो होता है, ओजोन एज अ पॉल्यूटेंट जो होता है, अभी आपका इससे कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि जो ओजोन होते हैं, ओजोन पॉल्यूटेंट होता है, ये आपका बेसिकली रिस्पायरेशन में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो डिक्रीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो ये भी चीज़ें होती हैं कि इसमें जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है उसको भी डिक्रीज़ करता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि ओजोन जो ग्राउंड लेवल पर है वो हजार्डियस है, और जो ओजोन आपका स्ट्रेटो लेवल पर है वो आपका बेनिफिशियल है। इन दोनों डिफरेंस को याद रखिएगा, एक बेनिफिशियल है और एक हार्मफुल है। मैं बहुत सारी चीज़ें स्लाइड की आपको हर चीज़ स्लाइड में नहीं लिख कर दे पाती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें मैं बोलूँ, तो आप अपने खुद के नोट्स बनाइए और उसको लिखिए। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर एक स्लाइड का जो हर एक वीडियो का जो स्लाइड है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँ, जिससे आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी हो। बट मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप साथ के साथ नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि आप जब कोई सीरीज़ देंगे और आपको कोई नया क्वेश्चन मिलेगा जो आपको इससे रिलेटेड नहीं पता होगा, तो आप अपनी शॉर्ट नोट्स लिखते जाएंगे। तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। ऑल्दो मैं ये स्लाइड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आपको उस लिंक को खोलेंगे और आपको ये स्लाइड देखने को मिल जाएगी। सो लास्ट इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज इन नेचुरल विटामिन डी प्रोडक्शन। जैसे सनलाइट की वजह से जो आपको विटामिन डी प्रोड्यूस हो रहा होता है, स्मोक की वजह से उसकी वजह से आपका कंटेंट डिक्रीज कर जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ इंडोर पॉल्यूटेंट की। ऐसे पॉल्यूटेंट जो हमारे घर के अंदर जनरेट होते हैं, एयर पॉल्यूटेंट। अब आप सोचेंगे कि घर के अंदर हमारी कैसे, अगर हम इंडोर पॉल्यूटेंट की बात करते हैं तो बेसिकली जो आप घर में डाई यूज़ कर रहे होते हैं उसकी वजह से जो पॉल्यूशन होता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट यानी कंपाउंड जैसे परफ्यूम है, उसके अलावा हेयर स्प्रे है, फर्नीचर पॉलिश है, इसकी वजह से भी पॉल्यूटेंट जनरेट होते हैं। बहुत दिनों तक आप देखते हो कि जो डस्ट, आप अगर बहुत दिनों तक डस्टिंग ना किए या घर बंद हो जाए, तो अगर आप 1-2 महीने बाद जब आप उस घर को खोलते हो तो आपको एकदम से छींकें आनी शुरू होती हैं अगर आप उस डस्ट को साफ़ करते हो तो, क्योंकि वो एक पॉल्यूशन हो क्या होता है। अगर आप नॉर्मली जो कहते हैं कि जो रनिंग एयर होती है या जो रनिंग डस्ट होती है वो आपके लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है, लेकिन जो स्टेडी डस्ट होती है यानी जो घर में आपकी बहुत दिनों से पड़ी हुई धूल होती है वो आपके लिए ज़्यादा हार्मफुल होती है। उसके अलावा आता है आपका बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट। तो इट इंक्लूड्स पॉलिन फ्रॉम प्लांट्स, यानी आप देखते हैं इसको भी आप देखते हैं कि कितनी ज़्यादा अभी न्यूज़ में आया था कि जो पॉलिन्स हैं वो कितने ज़्यादा हार्मफुल हो रहे हैं, बहुत छींकें आ रही हैं। जम्मू कश्मीर की साइड में आप देखें तो वो वाइट जो पॉलिन्स होते हैं वो कैसे आपको इफेक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो हेयर होते हैं, हेयर फ्रॉम पेट्स, जो आपके डॉग्स वगैरह होते हैं उनके जो थ्रू बाल होते हैं वो हमारे लिए कैसे पॉल्यूटेंट का काम करते हैं। फंगई, पैरासाइट, सम बैक्टीरियाज, दीज आर द बेसिकली बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट। उसके अलावा से आता है आपका टैबैको, जो आपका सिगरेट वगैरह की वजह से होता है। स्मोक जनरेट्स अ वाइड रेंज ऑफ हार्मफुल केमिकल एंड इट्स कार्सिनोजेनिक। फॉर्मेल्डिहाइड की बात करते हैं तो कारपेट, पार्टिकल बोर्ड, इंसुलेशन फोम की वजह से जो आपका बेसिकली पॉल्यूटेंट होता है वो आपका फॉर्मेल्डिहाइड पॉल्यूटेंट होता है। इट कॉजेज इरिटेशन टू द आइज एंड नोज एंड एलर्जीज। तो इसकी वजह से जो इफेक्ट क्या होते हैं वो भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इज रेडून। इट इज़ द गैस दैट इज एमिटेड नेचुरली बाई द सॉइल ड्यू टू द मॉडर्न हाउस हैविंग अ पुअर वेंटिलेशन। इट इज़ कन्फाइंड इनसाइड द हाउस एंड कॉज लंग कैंसर। तो ये इफेक्ट्स क्या होते हैं रेडून की वजह से, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है एस्बेस्टस के बारे में आपको पता ही है। फिर आपका आता है पेस्टिसाइड्स। तो ये बेसिकली आपके इंडोर एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं फ्लाई ऐश की। तो जो आपके थर्मल पावर प्लांट होते हैं, अगर आप कभी इंडस्ट्री विजिट किए होंगे तो आप देखते होंगे कि जो आपकी चिमनी होती है, चिमनी से जो आपकी ऐश आपकी जो एयर में निकल रही होती है, उस जो इसको हम बोलते हैं फ्लाई ऐश। ये आपकी जो ग्राउंड लेवल की ऐश होती है या जो प्लांट की बेस की जो ऐश होती है उससे डिफरेंट होती है। ये जो ऐश होती है वो एक एज अ पॉल्यूटेंट का काम करती है। सो ऐश इज प्रोड्यूस्ड व्हेनेवर कंबशन ऑफ सॉलिड मटेरियल टेक प्लेस। फ्लाई ऐश इज वन सच अ रेजिड्यू विच राइजेस विद द गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। फ्लाई ऐश इज वेरी फाइन पाउडर एंड टेंड टू ट्रेवल फार इन द एयर। द ऐश विच डज नॉट राइज इज टर्म्ड एज अ बॉटम ऐश। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बॉटम ऐश, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लाई ऐश। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली एल्युमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड आते हैं। अगर हम मेनली इंडिया के
पावर प्लांट की बात करते हैं तो 73% पावर प्लांट ऐसे हैं जो हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं, यानी जिसमें कोल बेस्ड जनरेशन होता है। कोल के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, और जहां हम कोल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे वहां पर आपकी फ्लाई ऐश देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब हम इसको कलेक्ट कैसे करते हैं, अगर हम इसके कलेक्शन की बात करें तो फ्लाई ऐश इज जनरली कैप्चर्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और अदर पार्टिकल फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट बिफोर द फ्लू गैसेस रीच द चिमनी ऑफ कोल फायर्ड पावर प्लांट। तो चिमनी में पहुंचने से पहले ही हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे एनवायरनमेंट में इफेक्ट कैसे करती है? फ्लाई एश इन द एयर स्लोली सेटल ऑन अ लीव्स एंड crops in the field in the area near to the thermal power plant and lower the plant yield। यानी ये बेसिकली एग्रीकल्चर को हार्म करती है, क्योंकि जब ये अगर हम इस फ्लाई ऐश को कहीं कलेक्ट नहीं करेंगे तो बेसिकली ये उड़कर एग्रीकल्चर यानी जहाँ पर हम खेती कर रहे होते हैं वहाँ जाती है और वहाँ पर ये प्लांट को डिस्ट्रॉय करती है। उसके अलावा ये आपका एयर एंड वाटर पोल्यूशन करता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी आपको होती है। अगर आप देखोगे जो थर्मल पावर प्लांट है, इसीलिए हम इसको बहुत सिटी से बाहर लगाते हैं। बट इस जो आपका फ्लाई ऐश है इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। सीमेंट कैन रिप्लेस्ड बाई फ्लाई ऐश अप टू 35%, सो रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। लाइक आप रेड ब्रिक की बात करें, अगर आप देखोगे कि जहाँ पे भी ये फ्लाई ऐश थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसके कहीं पास में ही आपको एक ब्रिक की पूरी इंडस्ट्री दिख जाती है कि वहाँ पर ये रेड ब्रिक बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर वगैरह बहुत मजबूत होते हैं। फ्लाई ऐश ब्रिक्स आर लाइट इन अ वेट एंड ऑफन हाई स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। फ्लाई ऐश इज बेटर फिल मटेरियल फॉर कंक्रीट रोड्स, सो इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल्स। तो इसके आपके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। अब हम बात करते हैं नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड की। तो यूएस ने कुछ आपके एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को सेट किया था। अगर आप अभी भी जाओ किसी भी थर्मल पावर प्लांट की इंडस्ट्री में, अगर आप जाते हो तो आप वहाँ पर देखते हो कि वहाँ पर प्रॉपर NaAQQ से जितनी भी गैसेस लिंक्ड है उनको प्रॉपर पर उनकी कंटेंट क्या है, उनका कंसंट्रेशन क्या है, शो कर रहा होता है। अगर हम इंडिया की मैप की बात करते हैं तो उसको भी हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि कोई भी सिटी है वो कितनी पॉल्यूटेड है। तो जो जितनी ज़्यादा पॉल्यूटेड होती है उसको हम ब्राउन कलर से शो करते हैं, और जो ज़्यादा प्योर एंड काफ़ी इन्वायरमेंट जहाँ का अच्छा होता है उसको हम ग्रीन कलर से शो करते हैं। तो जो आपके नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है इसमें बेसिकली आपके 12 पॉल्यूटेंट को रखा गया है। इसके कंसंट्रेशन के हिसाब से हम कलर को डिसाइड करते हैं। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, PM यानी पार्टिकुलेट मैटर हैविंग अ साइज लेस देन 10 माइक्रोन एंड पर्टिकुलेट मैटर हैविंग अ साइज लेस देन PM2.5 एंड PM10 भी लिखते हैं। इसके अलावा ओजोन, अमोनिया, लेड, आर्सेनिक, निकल, ये आपके डिफरेंट पॉल्यूटेंट हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आपका नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड में नहीं आता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पिछले साल के क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 2017 में क्या पूछा गया था। स्मोक वॉज कॉइन्ड ड्यूरिंग 1950 टू डिस्क्राइब अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग एक्सपीरियंस इन लंदन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही, जैसा मैंने आपको बताया था कि 1950 में आप फर्स्ट टाइम मतलब 1950 में स्मोक को देखा गया था लंदन में, जो आपका कॉम्बिनेशन था स्मोक एंड फॉग का। द प्रिंसिपल पॉल्यूटेंट इन लंदन स्मोक आर पार्टिकुलेट एंड सल्फर कॉम्पाउंड। बिल्कुल सही बात है। अगर हम स्मोक की बात करते हैं तो उसमें सल्फर कंपाउंड एंड पार्टिकुलेट्स भी आते हैं। द लंदन स्मोक अकर जनरली अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन द कोल्ड वेट विंटर डेज। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली क्या होता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में ही बेसिकली आपका फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। तो ये बात करते हैं जब विंटर्स में जब आपको कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स पाई जाती हैं तो वहाँ पर आपका जो वाटर ड्रॉपलेट मॉइस्चर होता है और जो ये आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड या जो आपका वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हीकल वगैरह की वजह से निकलता है, उससे आपका रिएक्ट करके आपका स्मोक बनता है। तो यहाँ पर आपका 1, 2 एंड 3 तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ मैं। विच इंडस्ट्री वेस्ट इज कॉमनली यूज्ड इन अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। विच इंडस्ट्रियल वेस्ट इज कॉमनली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अभी मैंने आपको जो बताया फ्लाई ऐश जो होता है ये बेसिकली एक तरीके से वेस्ट होता है, एक पॉल्यूटेंट होता है जिसको हम एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री में कुछ कंस्ट्रक्ट करने के लिए, सीमेंट के लिए या एक तरीके से आप ब्रिक्स के लिए। तो यहाँ पर आप बात करते हैं फ्लाई ऐश जो होता है वो बेसिकली
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये एयर पॉल्यूटेंट प्रॉपर टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वाटर पॉल्यूटेंट के बारे में बताऊँगी। तो होपफुली अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।